हम्म। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल नाज़रीन। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके सामने हूँ। और यकीनन आप सब जिस तरीके से गिमी टीवी को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से फेसबुक पे हमारे मेहमानों को पसंद कर रहे हैं, मैं आप सब की ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ जिस तरह से आप हमें सजेशंस भेजते रहते हैं कि आप फलां वेटरन मेहमान से बात करना चाहते हैं, हम फलां से बात करना चाहते हैं, तो उस सबको ये देखिए मेरे हाथ में पेन होता है, मेरे पास मेरी डायरी होती है, मैं वो सब लिखती जाती हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें आपकी एक बहुत ही आपके पसंदीदा एक्टर थे, मॉडल थे, सिंगर थे और बहुत कुछ उन्होंने काम किया बेतहाशा पाकिस्तान टेलीविजन में। और उनका वो तो एक उनका अपना इंडिविजुअल हवाला था, लेकिन उसके साथ-साथ उनका जो एक और हवाला था, वो उनके वालिद मोहतरम थे। क्योंकि ऐसे सब लोग जिनके वालिदैन का एक प्राइड नेम उनके साथ चलता है, मैं उन वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि मैंने ये चैनल भी अपने वालिद साहब सलीम खान गिन्नी के नाम पे चलाया है और उसी के साथ सारी बरकतें उनकी हैं और उसी से आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, वो जनाबे वाला नज़ीर अहमद सैफी साहब, जिनका हॉकी में 70 गोल्डन ईयर की सर्विसेज हैं, उनके साहबजादे हैं और आपके जाने पहचाने हमारे टीवी में हर घर में वो मौजूद होते रहे हैं और अब भी हैं। उनकी यादों में असद नज़ीर साहब, स्ट्रेट फ्रॉम न्यूयॉर्क। वेलकम टू द शो असद, आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का, आपका ये जिमी टीवी के ऊपर। और ये तो खुद सेल्फी बहुत बड़ा एक नाम है हमारे रेडियो का। जी साहब, तो मुझे खुशी हुई कि आपने उनके नाम पर एक बड़ा अच्छा टेलीविजन शुरू किया और बड़ा अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह आपके जा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहे हैं आपके प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक तो यू। नाइस ऑफ यू, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। आपका असल में ना, मैंने आपको बताया कि आपके वालिद साहब ने हॉकी को इतना एक 70 इयर्स कोई मामूली टाइम नहीं होता। देखिए उनकी इतनी सर्विसेज हैं हॉकी में। तो मैं ये सोच रही थी, मैं ना चुन चुन के लोग ढूंढती हूँ जिनके इतने लायक और इतने फख्र फख्र हैं। जो हमारे पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स फख्र होते हैं, प्राइड होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स कुछ खास अपना नाम बना जाते हैं, कुछ जी अपना जी। काम दुनिया को दिखा जाते हैं कि वो हमारे साथ ना होते हुए भी हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए बाकी आपका जो काम है, मुझे सबसे पहले तो ये ख्याल आया कि मैं पूछूंगी असद से, आपकी एक्टिंग की तरफ तो हम बाद में आएंगे, कि आपके वालिद साहब ने इतना हॉकी में काम किया और आप आ गए ये दूसरी लाइन में, परफॉर्मिंग आर्ट और सिंगिंग एंड मॉडलिंग एंड एक्टिंग, कैसे? एक्चुअली हॉकी एक किस्म की हमारे घर की गेम थी। मेरे फादर इंटरनेशनल अंपायर भी थे, पाकिस्तान के वो कोच भी रहे 52 में, और पाकिस्तान के वो लाहौर में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे वो। मेरे फादर ने हॉकी को पूरा पूरा टाइम दिया अपनी पूरी लाइफ का, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी कहती थी आपने दूसरी शादी हॉकी से की हुई है मेरे। सही, सही। तो वो हमारे घर की थी। फिर मैं अपने स्कूल में जब था तो हॉकी चूंकि हमने खेली थी, हमारी नेशनल गेम भी थी, हमारे घर की गेम भी थी, तो मैं अपने लॉ पीडब्ल्यूआर हाई स्कूल में कैप्टन भी था हॉकी का। फिर मैंने अंडर 16 में ज्वाइन किया पाकिस्तान को, फिर अंडर 19 में लाहौर जोन में, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉकी खेला। और जब हॉकी खेलते खेलते, क्योंकि घर की गेम थी, फिर वो बस कुछ इख्तलाफत ऐसे हुए कि जो आपको पता ना इंसाफी होती है, जिसमें मेरे फादर ने हुँ। जितना काम किया, उन्होंने 10 बुक्स लिखी हैं हॉकी के ऊपर, जो आज तक रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान वाओ! में। वाओ! फिर जितने इंटरनेशनल पाकिस्तान में आज भी जो अंपायर्स हैं, मेरे फादर ने ही बनाए हुए हैं। मेरे फादर ने ओलंपिक्स में, एशियन ओलंपिक्स में, म्यूनिख ओलंपिक में पार्टिसिपेशन की थी और उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे वहाँ। जो बिल्कुल। प्रेसिडेंट थे, जो रैनी फ्रैंक प्रेसिडेंट थे हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने मेरे फादर को बड़ा अप्रिशिएट किया। और हुँ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान हर जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सिंध के पाकिस्तान बनने से पहले पूरे सिंध के मेरे फादर कप्तान भी रह चुके हैं हॉकी में, बड़ा अच्छा नाम था उनका। जी, बिल्कुल तो था। उन्होंने, बिल्कुल। हुँ। तो ये हॉकी में अब जो हमारे घर से शुरू हुई, तो मैंने भी काम किया, कॉलेज में भी था, यूनिवर्सिटी में भी जब मैं हॉकी खेलता था। तो बस उससे स्विच हो गया जब मैंने, तो मेरे फादर को बड़ा गुस्सा चढ़ा। हाँ। उन्होंने कहा कि
तूने क्यों किया ये? हम्म, मैंने कहा अबू जी आप देखे कि ये अब नाइंसाफी थी, मैं सिलेक्ट होना था, उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया, वो जो सिलेक्शन का एक चक्कर होता है ना। और मेरे फादर के दो कलीग थे, ख्वाजा मारक डार साहब और आगा अली हसन साहब। वो हम्म, कहते थे जब आपके फादर बैठे हो तो आप ट्रायल मत दिया करो कि ये तुम्हारी इतनी इतनी चीजों को भी देखते हैं। सही। उन्होंने एक शॉट गलत लगा दी, उन्होंने कहा इसका नंबर ही काट लो। हालांकि मैं राइट और राइट हैंड खेलता, बहरहाल वो किस्मत ऐसी हुई कि फिर जब हॉकी से कोई थोड़ा सा मैं अवॉइड किया। हालांकि मेरी अपनी दो सिटी स्पोर्ट्स क्लब है जो आज भी है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और वाह। मेरे फादर ने इंडिया के टूर, मिडिल ईस्ट के टूर अपने खर्चे पे किए, किसी हमारे हुकूमत ने सपोर्ट नहीं की, और हर साल जाते थे। व्हेन ही डाइड इन 94 की एज में, तो उससे भी एक साल पहले मेरे फादर इंडिया गए हुए थे हॉकी की टीम लेके अपनी, और हम्म, हम्म, सारे चंडीगढ़, अमृतसर, उनके बड़े दोस्त थे, पुराने दोस्त भी थे वहाँ। हम्म। बस वो छोड़ा उनसे, जब मैंने हॉकी को छोड़ा तो टीवी की तरफ आ गया। बस टीवी की तरफ आया तो टीवी की एक ऐसी चीज है कि बस टीवी एक दफा शुरू हो जाए फिर रुकने का नाम नहीं लेता। खैर उसमें भी आपका बहुत टैलेंट है। अच्छा ये बताइए, देखें, अभी मैं सोच रही थी कि आपने एक हकीकत एक फसाने में भी काम किया, अंधेरा जी जी उजाला एक लंबी सीरियल उसमें काम किया, साहिल में आपने काम किया, उसके बाद दिन सीरियल आपने किया, धूप किनारे आपने किया, उसके बाद अलफ लैला में आपने काम किया, और उसके अलावा अच्छा पहले आप थे फ्रीलांसर टीवी होस्ट भी आप हैं, एक्टर भी हैं। लाहौर से आप कराची चले गए, ठीक है, कराची भी बहुत कुछ आपने किया, और कराची से फिर स्ट्रेट आप न्यूयॉर्क चले गए। तो ये ड्रामों का एक आपसे अलग सवाल है। लेकिन पहले ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारे जो है ना, हमने तो आपको ढूंढा है ना, तो लोग जानना चाहते हैं कि ये आपका सफर लाहौर से कराची, कराची से न्यूयॉर्क तक कैसा। जी, बिल्कुल ऐसे लाहौर में मैंने बड़े सीरियल किए, और इस्लामाबाद से भी किया, घरौंदे किया, कराची से भी सीरियल किए मैंने, कराची से भी मैंने प्ले किया, और काजम पाशा साहब का किया। इस्लामाबाद से मैंने इकबाल अंसारी साहब के साथ काम किया। हम्म, मैंने तकरीबन सवाए कोयटा के बाकी सारे सेंटर से काम किया, और अच्छा, बहुत काम किया, दिल्ली, सोना चांदी अंधेरा, साहिल सीरियल, धूप हम्म, सीरियल। तो होता क्या था कि कराची में म्यूजिक शोज बड़े होते थे बनिस्बत लाहौर के। जी, तो जब मैं कराची मूव किया तो कराची में म्यूजिक शो बड़े शुरू होने होते थे, तो वो म्यूजिक करना शुरू किया, मैं गाने भी गाता था, जी, होस्टिंग भी करता था। तो वो वहां से फिर वो एक ग्रुप आ रहा था मोइन अख्तर का। जी, जी, जी। आपकी अच्छा जी, असद आपकी ना कुछ वीडियो ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, और आपकी ऑडियो का अच्छा, ख़वातीन हज़रात, ये हमारे साथ हम बैठे हुए ना डिजिटल उसमें, तो हमारी, हाँ, कॉल के बीच में आ रही जी, थी, सॉरी। जी, आ गए, जी, 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 जी जी। वो फिर उधर से मेरा ये सफर जो था ये शुरू हुआ कराची की तरफ। ठीक, तो कराची में म्यूजिक शोज करते करते मैं न्यूयॉर्क आ गया, ठीक, और न्यूयॉर्क से फिर अब न्यूयॉर्क में ही हूँ बस अब आजकल तो। ठीक है। अच्छा, ड्रामों का जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बड़ा ये शौक है कि वो देखिए हमारा जो टाइम था, मतलब मैं, हमारा अभी भी टाइम है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा कह लेती हूँ, चलें थोड़ा सा मान ही लेते हैं कि कभी जब हमारा थोड़ा सा जवानी वाला टाइम था, और जब ड्रामे वगैरह सारे आ रहे थे, वो वाला ड्रामा एक, मुझे लगता है एक, जैसे एक टाइम था ना इंग्लिश हिस्ट्री में, रेनेसांस का टाइम था। वो जी जी हमारा जी। अनुष्का ठाकुर साहब के साथ आपने पहला ड्रामा जब जो पतझड़ किया था, तो वो देखें, उसी तरह जैसे आप बता रहे हैं 1995 में कराची में आपने काजम पाशा के साथ काम किया। तो ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, यावर हयात साहब थे, जी जी उनके शहजाद। साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए जी, एक्चुअली तो वो ही डायरेक्टर थे पीटीवी के ना। हम्म, उस वक्त किसी भी एक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। सही, आजकल तो प्राइवेट प्रोडक्शंस हो गई है ना, जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको मर्जी आप ले लें, कोई रोक टोक नहीं है। यावर हयात, फिर शहजाद खलील साहब, और नुसरत ठाकर, कंबर अली शाह, ये हम्म, वो लोग थे जिनके साथ काम करना आप एक तसव्वुर था कि इनके साथ मैं काम करूंगा। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर लाहौर टेलीविजन के जितने भी प्रोड्यूसर थे सबके साथ मैंने सीरियल किया, और बड़ा एंजॉय किया। उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो यावर साहब के साथ किया, और शहजाद सही। खलील के साथ। शहजाद खलील साहब एक
बड़े जेन्युइन प्रोड्यूसर थे और बड़े ही कमाल। उनके आजकल देख लें सारे शागिर्द उन्हीं के थे उसके बाद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बड़ा नाम है शहजाद खलील का। तो वो एक्टर को बहुत स्पेस देते थे एक्टिंग करने में, बहुत हुँ, ज़्यादा स्पेस। मैं बताता हूँ कि बाज़ डायरेक्टर थे वो आपको बड़ा इरिटेट भी करते थे। जैसे नुसरत ठाकर है, कोई और भी थे। हुँ, लेकिन शहजाद खलील बिल्कुल ओपन स्पेस आपको दे के कहते थे करो। अगर हुँ। कहीं आप गलत हो रहे हो तो वो आपको रोक देते थे कि ये आपने इस तरह नहीं करना, इस तरह करना। तो ये एक बहुत बड़े नाम थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने उनके साथ काम किया कि जिनके साथ एक तसव्वुर था। हुँ, आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मैंने अभी 2014 में मैं कराची में था, तो मैंने हुमायूं सईद का भी सीरियल किया, फ़ात के साथ भी सीरियल हुँ, किया। लेकिन वो बात नहीं है, वो डायरेक्शन की बात ही नहीं है, जो उनके साथ थी ना काज़म पाशा, ये बड़ा-बड़ा एक नाम था हमारे हुँ, इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे सीखा हुआ था पीटीवी के लिए और पीटीवी की प्रोडक्शन और आजकल की प्रोडक्शन टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल बिकॉज़ सही कह रहे हैं। आजकल जो प्रोडक्शन हो रही है, वो फ़िल्म के हिसाब से हो रही है, 1 कैमरा शूट हो रहा है। हुँ, उस वक़्त 3 कैमरे, 4 कैमरे से सीन होता था और एक 3 मिनट का सीन है, वो 3 मिनट में होता होता था। आजकल जो सीन है, वो 3 मिनट का 3 घंटे में भी कभी-कभी नहीं होता। सही बात तो कह रहे हमने जो वो काम किया, एक पूरा याद करना और उसको एक्सप्रेशन के साथ पूरा कैरी करना, वो बड़ा एक वाइल्ड था और बड़ा मज़ा आता था उस वक़्त काम करने का, बड़ा मज़ा आता था उसमें। बिल्कुल। फिर आप बाद में जैसे मैंने बात कर रहे हैं ना कि यावर हयात साहब और ये शहज़ाद खलील साहब, आप देखें ये इंस्टीट्यूशंस थे। इन्होंने बाकायदा से इंस्टीट्यूशंस थे और इनके जो स्टूडेंट जिन्होंने इनके साथ काम किया, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत सीखा है, बहुत बहुत ज़रूर। सीखा। शहज़ाद खलील साहब के साथ जो असिस्टेंट होते थे, जब वो प्रोड्यूसर बने, फिर उनके जो असिस्टेंट थे, वो प्रोड्यूसर बने, तो मैंने तो उनके साथ भी काम किया। हमने तो टीवी की 3rd जनरेशन के साथ भी काम किया। एग्ज़ैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े एक बड़ा नाम था मोहम्मद निसार हुसैन साहब, निसार और इकबाल अंसारी वाज़ वेरी गुड डायरेक्टर। तो हुँ। ये सारे वो नाम हैं जिनके साथ एक आपकी एक प्राइड फील करते थे इनके साथ काम करना, बड़े ज़बरदस्त लोग थे वो। आप देखें कि मैंने जब एंकरिंग शुरू की थी, उस वक़्त भी मोहम्मद निसार हुसैनी साहब थे, तो वो मुझे बड़ी मेहनत से और मुझे उस वक़्त मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि तुम अगर ऑडिशन दोगी तो तुम खुद से वहाँ जाओगी और मेरा ज़िक्र नहीं तुम करोगी, मैं देखूँगा कि तुम्हारे अपने अंदर कितना टैलेंट है। अपने अंदर की थी, यही तो बात। आप देखें जिस तरह आपने अपने फ़ादर की बात बताई है ना कि वो हर बात पे नुक्स जी, निकाल देते थे। तो मुझे याद है कि हालाँकि उनका इतना नाम था, दोस्तियाँ थी, सब कुछ है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम मुझे टैलेंट हंट में तो हफ़ीज़ साहब ने लाहौर कॉलेज में आई वाज़ डूइंग आई गेस एफएससी और 3rd ईयर की बात है। तो जी, लेकिन जी। उसके बाद जब मैं बाकायदा ऑडिशन देने के लिए गई, तो आप यकीन कीजिए कि निसार हुसैन साहब ने मुझे बी कैटेगरी में लिया, तो मैं तो घर आके बड़ा पीटी कि मैं तो बड़ा अपने आप को समझती थी, मैं बड़ा अच्छा बोल लेती हूँ। जी, देन जी, आई जी। रिमेंबर माय फादर्स वर्ड कि बेटा बी कैटेगरी में मेहनत तुमने करोगी, तो मैं तब मानूँगा जिस दिन तुम्हें ए क्लास वो एंकर करेंगे तो। जी, एग्ज़ैक्टली और यही फिर है। मोहम्मद निसार हुसैन अल्लाह उनके वो जन्नत में जगह दे और जिस जी, वक़्त जी। उन्होंने मुझे ए क्लास किया और मुझे वो लेटर मिला तो मैंने जाके उनको थैंक यू कहा। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज पता चला है कि आप सलीम खान गिन्नी की बेटी हैं बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप अपने वाह! टैलेंट से मज़ा आया ना, ये होती है बात। बात होती है ना ये, क्योंकि बिल्कुल। वो आपस में उनकी दोस्तियाँ थी इसके बावजूद भी। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना, ये मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे अपने फील्ड में ट्रेनिंग तो आप जो बात कह रहे हैं, कैसे आज के हमारे जो हैं, जो काम कर रहे हैं और जो इनकी प्रोडक्शन का सिलसिला है या क्या है, इसको कैसे वो पहले जैसे काम की क्वालिटी में कैसे लाया जा सकता है? क्या पूरा एरा चेंज हो गया या इंडिविजुअल्स चेंज हो गए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि पहले क्या होता था कि बड़े जो हमारे ड्रामे होते थे ना, बड़े उनके वो हमारे होते थे ज़िंदगी की हकीकतों के बहुत करीब होते थे। हुँ, आजकल की जो प्रोडक्शन हो रही है ग्लैमराइज़ कर दिया उसको, हुँ, टोटली ग्लैमराइज़ कर दिया। तो ये हुँ, ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं बजाए इसके कि कहानी हो या कोई एक्टर हो। अब जो एक्टर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं, उनको कहानी अच्छी मिलेगी तो वो करेंगे ना। अब देख लें टीवी पे भी आज भी इतना काम हो रहा है लेकिन 3-4 ड्रामे आपके नज़र में होंगे कि ये अच्छे हैं, सही कहानी है। जिनकी अच्छी। हाँ, अच्छा अब इन्होंने फ़ॉलो करना शुरू कर दिया हमारी अब जो टीवी वाले हैं ग्लैमर जैसे इन्होंने
मैं साफ कहूंगा कि इंडियन ड्रामों से मुतासर होकर अपने ड्रामों का रुख मोड़ दिया। हमारे ड्रामे को वो इंडिया वाले फॉलो कर रहे थे, हमने उनकी फिल्मों को फॉलो करके अपने ड्रामों में ले आए, टोटली ग्लैमराइज कर दिया, बड़े बड़े। अच्छा, वो चीजें दिखा रहे होते हैं जो हमारे 2% अवाम भी नहीं उनको देख रहे हो। सही कह। हाँ, अमीर लोग और इतने लेविश घर और ये दिखा रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव की उन झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी कहानियां लेके आओ, उनके मसाइल जो है उन पे ड्रामे बनाओ। कभी आपने देखा है ड्रामों में आपको मसाइल नजर आए हो? सही जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। पहले ड्रामे होते थे, हम्म। पहले ड्रामों में आपका अपना कल्चर नजर आता था उसमें, सही कह रहे माँ हैं। बाप। आजकल तो उन्होंने इतना मुकद्दस रिश्ता है, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी, इतना मुकद्दस रिश्ता है माँ का, जिसको टीवी वालों ने अब डायन बना दिया। बिल्कुल एक सही वो कह रहे औरत बना दिया है जो सबसे बुरी दुनिया की औरत, हैं। वो एक माँ या सास है। ये सबसे दुख वाली बात जो है मुझे लगती है ना इन ड्रामों में, ये कि एक लाइन चल पड़ी, वो इंडिया का एक ड्रामा चला, उसमें सास बहू का झगड़ा था, तो वो इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया है। एक अच्छी भली एक माँ को इन्होंने पता नहीं क्या बना के रख दिया, विच इज वेरी बैड। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने अपने कल्चर से, टीवी के हवाले से हमने अपने कल्चर को दूर कर दिया। हमने पता नहीं कौन सी दुनिया में हम चले गए। कहाँ हमारी माएँ ऐसी हो, नहीं। किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते। मेरी माँ भी मेरे से लड़ती है, आपकी भी लड़ती होगी, लेकिन ये जो मसाइल ये पेश करते हैं, ये बहुत गलत है। ये फिर हमारा इन्होंने, कल्चर है ही नहीं, हमारा कल्चर हमारा कहाँ पे कल्चर है। है ही नहीं है, फिर हमारा कल्चर है ही नहीं है। अब तो टीवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ड्रामे देख ही नहीं सकते। जो जो वर्ड्स उसमें यूज हो रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि अब ये क्या बोल रहे हैं, कि जो जो हमारे जेहन में भी नहीं कभी होता था इस एज में, वो उनके जेहनों में डाल रहे हैं। सही। और सही। एक ही कहानी लेके, एक ही कहानी कि एक लड़की दो लड़के, एक लड़की दो लड़के, पहले लड़की उससे इन्वॉल्व होती है, उसकी शादी होती है, उससे वो डाइवोर्स लेके उससे शादी करना चाहती है। क्या आप दिखा वही रहे हैं एक लोगों को? कॉमन सा ट्रायंगल है जो बस दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं। एक एक ही चीज पे एक ही चीज। यार इतने दुनिया के हमारे मसाइल हैं, हम लोगों ने तो अपनी जान दे दी है इस टेलीविजन के, 35-40 साल इस फील्ड में दे दी है। हमने तो सीखा है उनसे कि आप क्या कहते हैं। आप वो बात, बिलीव मी, मैं एक सीरियल कर रहा था, तो मुझे वो एक आदमी मिला, कहने लगा यकीन कीजिएगा ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर की बात है ये। अब वो घर की बातें खत्म हो गई हैं। अब ऑफिस, बॉस, उससे इश्क, लड़की आवारा, माँ पता नहीं क्या, ये क्या सिस्टम है। इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। अब देख लीजिएगा जो टीवी प्रोडक्शन जब शुरू हुई है ना, तो अब वो जब तक ये रिवाइव नहीं करेंगे अपने ड्रामे की तरफ, ओरिजिनल कहानियों की तरफ, ऐसी हो गई। तो आप ये बताइए कि इसमें क्या, किसका कसूर हुआ? स्टोरी लाइन का कसूर हुआ, कंटेंट का कसूर हुआ, प्रोड्यूसर्स का कसूर हुआ, या फिर ये कमर्शियलिज्म जो आ गया है? हम बात तो देखें, एशियन हम लोग तो, हम खास तौर पे, आप भी न्यूयॉर्क में हैं, मैं इधर इंग्लैंड में, हम तो बाहर रहने वाले, हम तो अपने कल्चर से और ज्यादा करीब हो गए ना। हम कोई ऐसी बातें होती हैं तो जी वी जी। रियली फील वेरी सैड। आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा हो गया? देखिए जी, ये टोटली इसमें कमर्शियलिज्म डाल दिया उन्होंने, टोटली। इन्होंने बिल्कुल 100% कमर्शियल, इसमें कोई एक्टिंग वाला चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये 100% कमर्शियलिज्म है, और ये उस वक्त शुरू हुआ जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई। ये प्राइवेट प्रोडक्शन में जो बंदा पैसा लगा रहा होता है, वो कहता है मुझे ऐसा ड्रामा चाहिए जो, हम्म। जिसमें चीजें दिखाएं आप, जिसमें हम्म। ग्लैमर दिखाएं, जिसमें आप रेप सीन दिखाएं, मतलब एक्साइटमेंट ऐसी पैदा कर दें कि लोग वाह वाह करें। वो चीजें दिखाएं जो दुनिया में नहीं हो रही। वो घर के मसाइल तो सारे देखते हैं, वो दिखाएं जो नहीं हो रहा। तो जब वो दिखाना शुरू किया तो वो कमर्शियलिज्म ही है सारा वो सारा। और वो साथ मैं में ये जो प्रोड्यूसर हूँ, रेटिंग वाला सिलसिला आ गया, हर चीज की रेटिंग रेटिंग बढ़ानी है बस। ये रेटिंग के चक्कर था ना, ये जो कमर्शियलिज्म है ये रेटिंग हाँ, के ये चक्कर है ना। रेटिंग का सिलसिला, बिल्कुल। ये इन्होंने इन्होंने स्पॉइल जो की हमारी प्रोडक्शन को, रेटिंग डाल के की ना, कि ये करो, माँ को ऐसा कर दो तो फिर रेटिंग आएगी, बाप को थप्पड़ मार दो तो फिर रेटिंग आएगी। ये तो वो लोग हैं, ये नाकाबिले माफी लोग हैं, कसम खुदा की। ये चैनल वाले बड़े, अच्छा ये जितने भी चैनल वाले बड़े बड़े हैं, ये सारे पहले टीवी पे काम करते रहे हैं। कोई प्रोड्यूसर सही। थी, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी, आज वो एक वो बन गई है, वो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बन गई है। जी। वो उसने रुख ही चेंज कर दिया। क्यों? कि जो पैसा लगा रहा है वो इसका पैसा तो है नहीं है, वो तो हाँ। आपका मेरा पैसा लगा हुआ है। हम एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, हमको जो कहेंगे वो करेंगे। फिर तो आपने क्या दिया अब हमको? नाम इतने इतने बड़े हैं और काम छोटे हैं। हम्म। मैं तो इसका बिल्कुल मैं अभी वहां सीरियल कर रहा था पिछले 2015 में की ना,
तो मुझे हंसी आती थी कि यार ये क्या काम हो रहा है, ये क्या काम हम लोग कर रहे हैं। बस सिर्फ ये है कि पैसा है, पैसा ज्यादा हो गया, वो लोग उस चक्कर में पड़े, रेस में शुरू हो गया, और बस वो दिखाएं, कोठियां बड़ी से बड़ी दिखा दें, जहाज दिखा दें, अंपायर दिखा दें, और वो कौन देख रहा है? वो बड़े लोगों को तो फुर्सत ही नहीं ड्रामा देखने की। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे सबको आती, हैं। कोई जी। एक मुझे नाम बता दीजिए बड़ी फैमिली का ड्रामा देख रहा हो। वो गरीब गुरबा हम लोग, जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास, वो ड्रामा हाँ, देखती है। वर्किंग आप क्लास। मिडिल क्लास के ड्रामे बनाओ, अब एग्जैक्ट। मिडिल क्लास के ड्रामे बनाओ। प्लस हमारी हुकूमतों ने जो पिछली है, उन्होंने पीटीवी का बेड़ा गर्क कर दिया। सही किया, का बिल्कुल बेड़ा गर्क सही कह रहे इसलिए, हैं। पीटीवी का बड़ा बेड़ा गर्क इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट दे दो सारा कुछ। हाँ, पीटीवी को उन्होंने मार दिया पकड़ के, हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत हो, चाहे ये हुकूमत हो। मैं तो सबको कहता हूँ ना कि सही। आपने एक अपने जो जरिया इजहार था, उसका दम गला घोट दिया आप। हम्म, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको अभी भी लाइव करना चाहिए, पीटीवी को और सपोर्ट करनी चाहिए। अब पीटीवी में मैं उस दिन गया हूँ शो करने था, एक लाइव शो किया मैंने फरवरी में, तो मुझे ऐसा लगता मैं किसी जंगल में आ गया। हाँ, ना हाँ, बंदा, ना बंदे की जात, ना वो प्रोड्यूसर्स के कमरे, ना वो यावर याद का कमरा। उधर वो लोग बैठे हैं जो मुंशी होते थे, वो प्रोड्यूसर बने हुए आजकल। हम्म, जो ड्राइवर होते थे वो प्रोड्यूसर बने हुए। जो ये बस ये क्या कैटेगरी? आप अभी हाँ, भी हायर कर सकते हैं प्राइवेट प्रोड्यूसर लेके, आप उनको दो फैसिलिटीज, दो, उससे ड्रामे बनाओ। पीटीवी का अपना ड्रामा हो, ताकि पीटीवी जवाब दे, हो ना, कि पीटीवी में हमने जवाब देने ना कि ये ड्रामा है, हमने किया और क्यों किया। मुझे तो फिर याद है मैं एक आप ड्रामा कर रहा जी, था। जी, जी, मैं बोलिए। बताता हूँ गुप्ता जी के, पीटीवी पे एक ड्रामा कर रहा, उसमें मेरे आबिद अली के साथ था, तो छोटा भाई होता है। तो मैं अंदर से निकलता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई, क्या आपस में साजिश हो रही है? तो साजिश लफ्ज ऑन एयर नहीं जा सकता, उसको बैन लगा दिया गया, उसको काटो, ये साजिश लफ्ज नहीं कह सकते। ओह, ऐसे ऐसे थे जी, ऐसा ऐसा हुआ था हमारे पीटीवी पे, ऐसा कि साजिश लफ्ज ऑन एयर नहीं जाना चाहिए। वो जनरल जिया की हुकूमत थी इस वक्त, वो उन्होंने टाइम कट वो कर था दिया। ना। तो इस तरह और भी बहुत सारे। तो एक कोई देखने वाला होता है ना, कोई चेक होती है। अब चेक कौन है? आप ही प्रोड्यूसर है, आप ही चेक करने वाली, आप ही ऑन एयर भेजने वाली है। तो हु इज गोइंग टू आस्क यू? नोबडी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि जब इंडिपेंडेंट सब कुछ हो गया, तो मैं अगर किसी चैनल का मालिक हूं, मैं जो मर्जी ड्रामा चला दूं, एग्जैक्टली। मैं उसमें जो मर्जी लफ्ज यूज करूं। अब वो लफ्ज जो मैं इस वक्त ऑन एयर नहीं कहना चाहता, वो लफ्ज यूज करते हैं। अब एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि ये लफ्ज क्या है। हम्म, वो सबसे बड़ा एक हम कैसे एक जुर्म कर रहे हैं कि हम आने वाली नस्ल को खराब कर दिया। हम तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन वो जो जवान छोटे बच्चे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें, अभी भी मैं, अभी ये जाहिर है ये मेरा अपना टीवी है, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए वो ट्रेनिंग है ना, मेरे मुंह से वो लफ्ज कोई ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे चेक एंड बैलेंस पीटीवी इंस्टीट्यूशन से हमने सीखा। दूसरा एग्जैक्टली। हमारे घर से जो तरबियत थी उसको सीखा हुआ है। आप और बहुत सारे और लोग हैं जो चला रहे हैं यूट्यूब पे भी, बाकी भी चला रहे हैं, आप देखेंगे वो लफ्जों का ही उनको नहीं पता कि क्या लफ्ज बोलना है, क्या लफ्ज ऑन एयर जाना चाहिए, क्या कौन से लफ्ज की क्या बिल्कुल तहजीब नहीं। है। ये भी चीज नहीं है, जो मर्जी बोली जाए जी, जो मर्जी बोली जाए। हम मॉर्निंग शोज भी देखते हैं, तो ये तो आपने मेरे वो क्या कहते हैं ना, दुख की रग को छेड़ दिया। क्या खूबसूरत पीटीवी का ए स्टूडियो, बी स्टूडियो, उनमें गुप्ता जी कुछ भी नहीं मॉर्निंग रखा, शो में क्या होता है? मॉर्निंग शो में क्या होता है? रेटिंग के लिए कुछ आप बना के ले आते हो, लड़की और लड़के को, आर्टिस्ट है वो कोई भी है, भी। मियाँ बीवी बना के ले आते हो, हम्म, और उनसे कहते हैं आप इसके खिलाफ बात करो, उसके खिलाफ बात करो, हम्म, हालांकि वो एक्टर है। आप क्या दिखा रहे हो? झूठ दिखा रहे हो मॉर्निंग शो में, हम्म, ताकि आपके हस्बैंड वाइफ, आप जो घर में बैठे वो लड़े। ये हमने देखा है, हमने हाँ जी, रेटिंग ऐसे देखी, ही, इस तरह रेटिंग बता ऐसे रही। ही। हाँ, ये क्या है? ये तो सब बकवास है। मॉर्निंग शो जितने भी है ना, ये बिल्कुल कमर्शियल है कि लड़की सुबह सवेरे घर से निकली और से बनी समरी आ गई है। यार हम्म, मॉर्निंग शो का मतलब है कि आप अच्छे अच्छे मैसेज दें, प्यारी प्यारी बातें करें, लाइट लाइट बात, हम्म। गाने रखें, ये रखें। और डांस करवा रही हैं, उनकी शादियां करवा रही हैं, किसी नहीं, की कुछ तो मेहंदी हो रही किसी है। भी चीज का कुछ ना कुछ तो कॉज होना चाहिए ना, कोई एक, कोई क्या क्या आपने मैसेज क्या करना। देखिए अब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा मकसद एक, देखिए हमारी गुफ्तगू चल रही है, आपके एक्सपीरियंस को नए लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, उसके साथ साथ जो हमारी दुख भरी दास्तानें, क्योंकि हमने जहां से ट्रेनिंग ली है या हमारी हुई है या हमारी, उसके हवाले से हम अपनी यूथ को लफ्ज कैसे बोले जाते हैं या कुछ इनडायरेक्टली, एक ये भी हमारा मिशन है। उसके अलावा डायरेक्टली अपने बुजुर्गों को याद करना और नई नस्ल को बताना कि बुजुर्गों का इज्जत और एहतराम
उनके साथ जुड़े रहना, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट है। बस ये तो दुख वाली बातें हैं ही हैं, लेकिन चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। हमने अपना जो पॉजिटिव रोल अदा करना है, आपने अपनी जगह पे, मैंने अपनी जगह पे, वो तो करना है। बैक टू योर फिल्म कैरियर, आपने फिल्में भी की थी असद? जी, मैंने फ़िल्में 88 में बाबरा शीव के साथ की थी, हाँ जी, दुश्मनों पे हाँ जी, दुश्मन। उसका जो डायरेक्टर थे जुवेद फाज़िल साहब थे। हाँ उन्होंने जी। कहा मेरे पास आया, उन्होंने कहा यार एक बड़ा अच्छा रोल है, तो मैं हम्म, चाह रहा हूँ ये रोल आप करो। तो मैंने कहा मैं चाह रहा था मुझे कोई ब्रेक अच्छा मिले, तो कहते हैं ये हम्म, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और हम्म। बाबरा आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट स्टार। बहुत बहुत बेस्ट वो थी उस वक्त, टॉप वो की वो हीरोइन। किया। जी, वो किया। फिर मैंने शमीमरा के साथ एक 94 में फ़िल्म की थी, आखिरी मुजरा। और दिलजीत मिर्ज़ा साहब के साथ की थी रुका। बस ये 2-3 फ़िल्में की थी, फिर हाँ उसके जी। बाद तो मैंने जो खत्म कर दिया। फिर मैं न्यूयॉर्क आ गया। फिर न्यूयॉर्क आके आपको पता है फिर जब यहाँ यहाँ बंदा आता है, तो यहाँ आके फिर बस यहाँ का रहेगा। बट इट हाँ वाज़ वेरी जी। गुड एक्सपीरियंस। इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फ़िल्म का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैंने क्योंकि कभी आप क्योंकि सिंगर भी हैं, तो अभी हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी, बिल्कुल सुनाऊँगा। और जैसे भी है मेरी आवाज़, मुझे एक्चुअली मेरे जो फ़ेवरेट सिंगर थे इखलाक साहब, और इखलाक जी की दोस्त भी बहुत अच्छा था, अहमद रुश्दी, मैं उनको गाता हूँ। हम्म। तो आपको इखलाक साहब का एक गाना छोटा-सा थोड़ा-सा सुना देता हूँ। श्योर, प्लीज इरशाद। मीत रे हे मोरे सजना, सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना, सपना। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। थैंक यू जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी बहुत आवाज अच्छे। बड़ी खूबसूरत है। आप आए बहुत थैंक यू। इंग्लैंड तो शो करें म्यूजिक का भी, जी देखें। जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, ये तो हो गया सिलसिला। एक तो आपका एक और एस्पेक्ट जो है पोइट्री का, जी जी। आप शायरी इतनी अच्छी करते हैं, ये कहाँ आके, ये आपने न्यूयॉर्क ने आपको शायरी सिखा दी या आपके अंदर पहले से ही थी? नहीं, शायरी पहले से थी, लेकिन न्यूयॉर्क में ये हो कि यहाँ एक सब रंग टीवी है, हाँ जी। पाकिस्तानी चैनल है। तो उसपे जब मैं एक दफा एक दो अखबारों में या मेरी वो शायरी जब छपी, तो मुजफ्फर ने मुझे कहा कि यार असद भाई आप अपना एक प्रोग्राम शुरू करें। तो फिर मैंने यहाँ टीवी पे एक प्रोग्राम शुरू किया, मैं शायर हूँ। तो उसमें मोस्टली मैं अपनी गजलें पढ़ता था, नज़म गज़ल जो भी थी। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि एक ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा-सा और एलिवेट करते हैं। इसको कोई जो हमारे अपकमिंग जितने भी वो शायर हैं, उनकी भी ये गज़ल इसमें शामिल करते हैं। ठीक। तो इस प्रोग्राम में फिर वो जो शायर थे पाकिस्तान में, इटली में, फ्रांस में, उधर से मुझे उनकी गज़लें, नज़्में आती थी। तो वो भी साथ में पढ़ता था। वो एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश हुआ हमारा सबरंग टीवी के ऊपर। वेरी तो गुड। अच्छा, आज ना अभी मेरे पास रह गए लास्ट 5 मिनट, तो पहले तो आप मुझे शायरी सुनाएं, फिर अभी मैंने एक दो और बड़ी जरूरी बातें आपसे पूछनी है आपके प्रोडक्शन जी, जी, हाउस। बिल्कुल। वो शायरी इरशाद हो जाए। जी, मैं सुना देता हूँ आपको। एक ये गज़ल है कि इरशाद। क्या बताएँ ज़िंदगी कैसे गुज़री, क्या बताएँ ज़िंदगी कैसे कैसे गुज़री, गुजरी। चाँद से दूर सूरज जैसी गुज़री। वाह। अभी तो आगाज़ हुआ है शब का, अभी तो आगाज़ आवाज हुआ है है शब का, शक्का। कल बताएँगे रात कैसी गुज़री। वाह। ज़िंदगी से असद कोई नहीं मलाल, ज़िंदगी से असद कोई नहीं मलाल, जैसा नसीब था वैसे ही गुज़री। वाह क्या वाह। बताएँ ज़िंदगी कैसे गुज़री, चाँद से दूर सूरज जैसे गुज़री। कुछ ऐसी गज़लें हैं मेरी। फिर एक गज़ल है कि सुन के क्यों लोग खफ़ा होते हैं, सुन के क्यों लोग खफ़ा होते वाह हैं, होते हैं। अच्छे ही दोस्त बेवफ़ा होते हैं।
वाह 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 वाह। अच्छा सुन जी, के क्यों आप लोग जी इरशाद। सुन के क्यों लोग खफा होते हैं, अच्छे ही दोस्त बेवफा होते हैं। बेवफाई कोई नई बात नहीं, ये हादसे तो बेवजह होते हैं। भंवर में फंस गया आखिर कच्चा घड़ा, भंवर में फंस गया आखिर कच्चा घड़ा। डूबने वाले कोई नाखुदा होते हैं, और ना देख पत्थरों को इतनी नफरत से, ना देख पत्थरों को इतनी नफरत से, पत्थरों के भी खुदा होते हैं। और किस अदालत पर दस्तक दोगे असद, किस अदालत पर दस्तक दोगे असद, जहां कातिल ही अपने गवाह होते हैं। सुन वाह के क्यों वाह लोग खफा होते हैं, वाह अच्छे ही वाह लोग। थैंक वाह यू वेरी मच, बहुत वाह शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह। असद, बहुत अब शुक्रिया। इस शायरी के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, और मैं आपको एक लास्ट, हमारे पास 30 सेकंड रह गया, मुझे ये बताइए कोई मैसेज गिमी टीवी के थ्रू आप देना चाहें अपने व्यूअर्स को, जो सब जगह पे आपको देख के आज बहुत खुश होंगे, तो आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता जी, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है सारे अपने ऑडियंस से, कि जो भी हम पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, इनको सपोर्ट किया करें, इनकी हेल्प किया करें, इनका इतना काम करें कि इनको खुशी हो कि जो ये काम कर रहे हैं वो अप्रिशिएट करो। और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 100% एडवर्टाइजर हमारे जितने भी हैं, उनको भी ये बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आपके टीवी पे ये बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर की ये आवाज है कि जहां भी पाकिस्तानी हो, जो भी बिजनेस करें, उनको स्टेब्लिश करें और अपनी एक यूनिटी बनाएं, ताकि हमारा हमारा एक नाम हो बाहर। और ये जो दर्द हम लेके बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, अपने पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इसे कायम रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो आपने मुझे मच, आई बुलाया। एम ट्रूली ग्रेटफुल, मजा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू पुरानी वेरी यादें मच, ताजा हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।